राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे और 11 क्लासें हमारी हो चुकी थी। ये 12वीं क्लास है जिसमें हमें देखना था भारतेंदु युगीन चेतना का विकास 1900 से 1920 द्विवेदी युग। यहीं पे हमने ब्रेक किया था पिछले क्लास में। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, पीछे की क्लास आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतेंदु एवं उनके समान धर्म रचनाकारों द्वारा हिंदी साहित्य में जिस आधुनिकता का प्रवर्तन हुआ, उसके प्रभाव से काव्य भाषा गद्योन्मुख हो रही थी। यद्यपि वो ब्रज भाषा ही बनी हुई थी। पुराने काव्य रूपों का पुनः प्रचलन और नए काव्य रूपों का प्रारंभ हो रहा था। गद्य पहली बार साहित्य का प्रधान माध्यम बन रहा था और साथ ही साथ कविता की भाषा भी गद्य की ओर झुक रही थी। मुगल साम्राज्य के अंतिम दिनों में असुरक्षा के कारण व्यापारी, शायर, कलावंत आदि उत्तर भारत में फैल गए थे। दक्षिण भारत में हिंदी या हिंदवी ने मोहम्मद तुगलक के समय से ही जड़ पकड़ ली थी। इस प्रकार खड़ी बोली हिंदी लगभग समूचे भारत और विशेषतः उत्तर भारत की सामान्य बोलचाल की संपर्क भाषा बन गई थी। आधुनिक साहित्य की लोकोन्मुखता एवं यथार्थ बोध का आग्रह था कि सामान्य बोलचाल की भाषा अर्थात खड़ी बोली काव्य भाषा हो। ब्रज भाषा काव्य की सुदीर्घ कालीन परंपरा थी। काव्य रसिकों में परंपरागत संस्कार थे, अतः ब्रज भाषा के समर्थकों ने खड़ी बोली में काव्य रचना का विरोध किया। ब्रज भाषा पिछले लगभग 200 वर्षों से प्रधानतः नायिका भेद, नक्सिक वर्णन एवं दरबारी काव्य की भाषा बनी हुई थी। 1900 से प्रारंभ होने वाली साहित्यिक प्रवृत्ति रीतिकालीन दरबारीपन के विरोध में थी। हिंदी साहित्य प्रधानतः उस राष्ट्रीय स्वाधीन चेतना का सहचर बन गया था जो साम्राज्यवाद के साथ सामंतवाद का भी विरोध कर रहा था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में भारत में दूरगामी परिवर्तन हो रहे थे। देसी पूंजीवादी विदेशी साम्राज्यवाद की बाधाओं के बावजूद उदित हो चुका था। तिलक की गिरफ्तारी पर बंबई के मजदूरों ने हड़ताल किया। 1907 में सरस्वती में हड़ताल पर एक लेख छपा। 1904 में एशिया के देश जापान ने जब यूरोप के जार शासित रूस को लड़ाई में पराजित किया तो भारत में उत्साह का संचार हुआ। 1913 में रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला और इसी समय तिलक ने स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया। ये चेतना पूरे देश में व्याप्त हो गई। तिलक ने गीता रहस्य में महान भारतीय ग्रंथ गीता को कर्मयोग का प्रतिपादक ग्रंथ बताया। तिलक की इस पुस्तक का भारतीय मानस पे गहरा एवं व्यापक प्रभाव पड़ा। आगे चल के रामचंद्र शुक्ल ने जिस कर्म सौंदर्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया वो इसी कर्मयोग से संबंधित है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपत्ति शास्त्र नामक पुस्तक 1908 में प्रकाशित की, याद रखेंगे इसे, जो भारत के आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का अभूतपूर्व चित्र प्रस्तुत करती थी। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए कार्यों की गूंज यहाँ सुनाई पड़ रही थी। जिसे हमने स्वाधीन चेतना कहा, उसके निर्माण की प्रक्रिया में इन घटनाओं का योगदान है। आधुनिक हिंदी साहित्य को समझने के लिए इस स्वाधीन चेतना को समझना बहुत उपयोगी है। वस्तुतः इसी शब्द के सहारे हम इस काल की सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक चेतना को समझ सकते हैं।
स्वाधीन चेतना का आधार ज्ञान है और भारतेंदु युग से हिंदी साहित्य की ज्ञान साधना का नया दौर आरंभ हुआ। साहित्य में ज्ञानाश्रित बोध एवं विवेक के बूते प्राचीन साहित्य का पुनः परीक्षण आरंभ हुआ। प्राचीन साहित्य की प्रशंसा ही नहीं, उसकी आलोचना भी आरंभ हुई। समकालीन साहित्य को बोध या विवेक निर्देशित करने लगा और यह निर्देशन भाषा के क्षेत्र में बहुत खुलकर सामने आया। इस कालखंड में नई जानकारियों का संचय, भाषा की व्यवस्था और रीतिवाद का विरोध साहित्यिक सक्रियता के प्रमुख क्षेत्र हैं। इस कालखंड को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे द्विवेदी युग कहा जाता है। वे साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष मानते थे। कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। वे भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक थे। उन्होंने सरस्वती पत्रिका को इस व्यवस्थापन का माध्यम बनाया और भारतेंदु युग में गद्य लेखन जोर शोर से शुरू हो गया था, किंतु खड़ी बोली में हिंदी गद्य का स्वरूप स्पष्ट नहीं हुआ था। उसमें बोलियों के प्रयोग तथा अरबी, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत के भी प्रयोग धड़ल्ले से प्रविष्ट होते थे। इससे हिंदी गद्य की रूप हानि होती थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विभक्तियों, विरामादि चिन्हों के प्रयोग एवं समानार्थक अनेक रूपों के व्यवहार से उत्पन्न अस्पष्टता को दूर करने का प्रयास किया। पंडित रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में शुक्ल जी कहते हैं कि सरस्वती के संपादक के रूप में उन्होंने आई हुई पुस्तकों के भीतर व्याकरण और भाषा की अशुद्धियां दिखा के लेखकों को बहुत कुछ सावधान कर दिया। यद्यपि कुछ हठी और अनाड़ी लेखक अपनी भूलों और गलतियों का समर्थन तरह तरह की बातें बना के करते रहे, पर अधिकतर लेखकों ने लाभ उठाया और लिखते समय व्याकरण आदि का पूरा ध्यान रखने लगे। कहते हैं शुक्ल जी कि गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। हिंदी के प्रचार कार्य में वृद्धि होने के साथ साथ भाषा की एकरूपता की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी थी। अब है प्रचार कार्य और हिंदी पाठकों की वृद्धि। तो अब हम क्या देखेंगे? इसे देखेंगे। हिंदी प्रचार का कार्य भारतेंदु ने ही प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने बलिया के एक कॉलेज में हिंदी की उन्नति पे एक पद्यमय भाषण दिया था। अदालतों में हिंदी को स्थान दिलाने के प्रयत्न का उल्लेख हो चुका है और अब आवश्यकता ऐसे हिंदी संस्थानों की थी जो अस्थायी महत्व की साहित्यिक योजनाओं का कार्यान्वित करे। 1884 में प्रयाग में हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि मध्य सभा गठित की गई। ये याद रखिएगा कि हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि मध्य सभा कहाँ गठित की गई? प्रयाग में। कब की गई? 1884 में। 1893 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई और इसके संस्थापकों में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह मुख्य थे। तो याद रखेंगे, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन तीन लोग थे? तो श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह, ये तीनों मेन थे। सभा का उद्देश्य नागरी अक्षरों का प्रचार और हिंदी साहित्य को समृद्ध करना घोषित किया गया। सभा ने हिंदी साहित्य की सर्वांगीण उन्नति के लिए जो कार्य किए वो सर्वविदित है। प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों की खोज, उत्कृष्ट महत्वपूर्ण साहित्य का प्रकाशन, हिंदी शब्द सागर, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास जैसे ग्रंथों का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा द्वारा ही हुआ।
छापाखानों के कारण पुस्तक प्रकाशन व्यवसाय भी बन गया। बंगला आदि देशी भाषाओं और अंग्रेजी से अनुदित उपन्यासों, समाचार पत्रों, साहित्यिक पत्रिकाओं आदि को पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही थी और ऐसी स्थिति में भाषा की व्यवस्था का प्रश्न उठना स्वाभाविक था। अंग्रेजी, बांग्ला, प्रादेशिक बोलियों आदि का प्रभाव खड़ी बोली हिंदी पर विविध रूपों में एक साथ पड़ रहा था। इससे हिंदी के स्वरूप की हानि हो रही थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा में एक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया और इस प्रकार उनके हाथों ऐतिहासिक आवश्यकता की पूर्ति हुई। सरस्वती का संपादन द्विवेदी जी ने 1903 में संभाला। उन्होंने हिंदी पाठकों को अनेक विषयों की जानकारी देना आरंभ किया और सरस्वती में जो लेख वे छापते थे उनके विषय विविध होते थे। द्विवेदी जी द्वारा संपादित सरस्वती 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण का विश्वकोश है। वे विविध विषयों के विद्वानों से हिंदी में लेख लिखवाकर छापते थे। द्विवेदी जी शास्त्र और सर्जना दोनों पर ध्यान देते थे। द्विवेदी युग के साहित्य में वैचारिकता, इतिवृत्तात्मकता एवं गद्यात्मकता की प्रवृत्तियां प्रमुख हैं। संभवतः यही कारण है कि द्विवेदी युग की गद्य विधाओं में निबंध इतना महत्वपूर्ण है। गंभीर लेख निबंधों से बहुत भिन्न हैं। इनमें वो जीवंतता तो नहीं है, किंतु वैचारिक व्यवस्था एवं विश्लेषण की दृष्टि से ये अभूतपूर्व हैं। निबंध विधा की विशेषता बताते हुए रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, क्या लिखा है कि संसार की हर एक बात और सब बातों से संबद्ध है। संसार की हर एक बात और सब बातों से संबद्ध है। अपने अपने मानसिक संगठन के अनुसार किसी का मन किसी संबंध सूत्र पे दौड़ता है, किसी का किसी और पर। ये संबंध सूत्र एक दूसरे से ऐसे ही नथे हुए पत्ते के भीतर नसों के समान चारों ओर एक जाल के रूप में फैले हैं। निबंध लेखन अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचरता चलता है। यही उसकी अर्थ संबंधी व्यक्तिगत विशेषता है। एक ही विषय पर लेखक अपनी अपनी रुचि या दृष्टि के अनुसार भिन्न भिन्न बातें देखते हैं। इसका कारण मन का भिन्न संबंध सूत्रों पे दौड़ना है और इसी से निबंध में लेखक की व्यक्तिगत विशेषता का उद्घाटन सबसे अधिक होता है। आपका मन किस संबंध सूत्र पे दौड़ता है, इससे आपके मन का भी उद्घाटन हो जाता है। इस काल में ही अंग्रेजी के लेखक फ्रांसिस बेकन और मराठी निबंधकार चिपलूणकर के निबंधों का अनुवाद हिंदी में प्रकाशित हुआ। बेकन के निबंधों का अनुवाद तो द्विवेदी जी ने स्वयं किया था बेकन विचार रत्नावली के नाम से। अब आगे देखते हैं इस काल के निबंधकारों में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित माधव प्रसाद मिश्र, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, बाबू श्याम सुंदर दास और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह प्रमुख हैं। तो ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, नाम याद रखिएगा। माधव प्रसाद, बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह। रामचंद्र शुक्ल के प्रारंभिक निबंध इसी दौर के हैं। उनका एक अत्यंत महत्वपूर्ण निबंध कविता क्या है पहल इसी काल में 1909 में लिखा गया। यद्यपि इसका संशोधित एवं परिवर्धित रूप उन्होंने बाद में प्रकाशित कराया। इस युग में गंभीर और ललित दोनों प्रकार के निबंध लिखे गए, किंतु विचार परक निबंधों का महत्व अधिक है।
पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का तेवर प्रायः सर्वत्र नियामक और व्यवस्थापक है। चाहे वे कवि और कविता पे लिखें, चाहे क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं जैसे निबंध, उनके निबंध अस्पष्ट होते थे। तो कवि और कविता निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी। उनमें कलात्मकता की अपेक्षा अपनी बात को समझा बुझा कर कहने की प्रवृत्ति अधिक है। विरोधी पक्ष का समन करने के लिए वे विवादात्मक मुद्रा भी अपनाते हैं। वस्तुतः द्विवेदी जी की चिंता विविध विषयों का ज्ञान समेटकर हिंदी पाठकों तक पहुंचा देना है और निबंध लिखते समय भाषागत व्यवस्था का ध्यान भी उनके मस्तिष्क में कम नहीं रहता होगा। उनके समीक्षात्मक निबंधों में उनका समालोचक रूप प्रकट हुआ है और संस्कृत के कवियों पे लिखते समय उनकी इस ग्राह्य क्षमता का भी पता चलता है। अब आते हैं द्विवेदी युग के एक निबंधकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका जन्म 1883 में और निधन 1920 में हुआ था। गुलेरी इस युग के अन्यतम निबंधकार हैं। उनके निबंध संख्या में कम हैं, किंतु उनमें अगाध पांडित्य और आधुनिकता का अपूर्व समन्वय मिलता है। गुलेरी जी अतीत और वर्तमान के सूक्ष्मदर्शी विद्वान रचनाकार थे। वे साहित्य और अन्य सांस्कृतिक चेष्टाओं की गतिशीलता पहचानते थे, इसीलिए उनका दृष्टिकोण समाजशास्त्रीय है। प्राचीन साहित्य का अधिकारी विद्वान होने के कारण उनके निबंधों में प्रसंग गर्भत्व के आधार पे विनोद व्यंग का रंग भी है। उनकी भाषा हिंदी गद्य का प्रतिमान है और उनके भाषा शास्त्रीय निबंध भी रोचक और अत्यंत पठनीय हैं। जैसे कछुआ धर्म और माँ ऋषि मोही कुठाव उनके प्रसिद्ध निबंध हैं। किसके? गुलेरी जी के। गुलेरी जी के बाद आते हैं अध्यापक पूर्ण सिंह, जिनका जन्म 1881 में हुआ। गुलेरी जी से 2 साल पहले इनका जन्म हुआ था और निधन हुआ 1931 में। अध्यापक पूर्ण सिंह ने आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम तथा सच्ची वीरता जैसे निबंध लिखे। इनमें बहुज्ञता के साथ भावुकता मिलती है। अध्यापक पूर्ण सिंह का मिजाज एक ऐसे आधुनिक सूफी विद्वान का था जो समानता, शांति और मानवीय करुणा में विश्वास करता है। मजदूरी और प्रेम में श्रम का जो सौंदर्य प्रकट किया गया है, वह सौंदर्य बोध की आधुनिकता का उदाहरण है। बाबू श्याम सुंदर दास अब आते हैं, जिनका जन्म 1875, निधन 1945 में। बाबू श्याम सुंदर दास के निबंध प्रायः विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को ध्यान में रख के लिखे गए हैं, जो उस समय की बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। तो श्याम सुंदर दास जी ने जो निबंध लिखा है वो विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को ध्यान में रख के लिखा है। अब आते हैं बाबू बाल मुकुंद गुप्त, जिनका जन्म 1865 और निधन 1907 में हुआ था। बाबू बाल मुकुंद गुप्त के निबंध द्विवेदी युगीन निबंधों में अपनी व्यंग विनोदपूर्ण शैली और चुहल के कारण विशिष्ट है। द्विवेदी युगीन लेखकों में भारतेंदु युगीन लेखकों की शैली के सबसे निकट ये ही हैं। ये राजनीतिक विषयों या घटनाओं, कभी कभी किसी मेले, त्योहार या किसी और विषय पे शिवशंभू के नाम से शिवशंभू के चिट्ठे लिखते थे, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों या अपनी समझ से अनुचित व्यवहारों की खबर लेते थे। शिवशंभू के चिट्ठे का लेखक भांग के नशे में होने का मुखौटा पहन लेता था और सच्ची बात कहने के लिए यह रूप परिवर्तन या लीला भाव साहित्यकारों का आजमाया तरीका है। इससे बचाव भी रहता है और व्यंग की धार भी पैनी हो जाती है।
निबंध द्विवेदी युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गद्य विधा है। उस युग की जिज्ञासा और वैचारिकता महावीर प्रसाद द्विवेदी और चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंधों में रूपायित हो गई है। द्विवेदी युग के निबंधों का पूर्ण उन्नत रूप हम पंडित रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में पाते हैं और उनके प्रारंभिक निबंध द्विवेदी युग में ही लिखे गए। तो ये थे आपके द्विवेदी युग के निबंध। अब आएंगे द्विवेदी युग के उपन्यास। तो चलिए उपन्यास देख लेते हैं। परीक्षा गुरु नामक हिंदी का पहला उपन्यास लाला श्रीनिवास दास ने भारतेंदु युग में ही लिख दिया था। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता भी 1891 में प्रकाशित हो चुका था, किंतु हिंदी उपन्यासों की अविच्छिन्न परंपरा द्विवेदी युग से ही प्रारंभ हुई। यद्यपि इस काल के उपन्यासों में भी मध्यकालीन कथाओं का प्रभाव ज़्यादा है। वस्तुतः कथा साहित्य की दृष्टि से द्विवेदी युग प्रेमचंद का पूर्व युग है। इस काल में बंगला उपन्यासों का अनुवाद भी भारी संख्या में हुआ है। कुछ उर्दू और मराठी के साथ साथ अंग्रेजी उपन्यासों का भी अनुवाद इस काल में हुआ है। इस काल में शरत चंद्र के उपन्यास हिंदी पाठकों में लोकप्रिय हो चले थे। तो अब आते हैं पंडित किशोरीलाल गोस्वामी, जिनका जन्म 1865 में हुआ है और इन्होंने 65 उपन्यास भी लिखे हैं और निधन 1932 में हुआ है। तो अब इनके उपन्यास हम लोग देखेंगे। किशोरीलाल गोस्वामी 19वीं सदी के अंतिम दशक से उपन्यास लिखते आ रहे थे। उनके उपन्यासों की संख्या 65 है। किशोरीलाल गोस्वामी के कुल उपन्यासों की संख्या 65 है। तारा है, चपला है, नव्य समाज चित्र है, तरुण तपस्विनी है, कुटीरवासिनी है, रजिया बेगम, रंग महल में हलाहल, लीलावती का आदर्श, सती, राजकुमारी, लवंग लता, आदर्श बाला, हीराबाई, लखनऊ की कब्र या शाही महल सरा आदि उल्लेखनीय उपन्यास हैं। गोस्वामी जी के उपन्यास यौन भावना प्रधान हैं। उनमें वासना का रंग चटकीला है। थोड़ा बहुत सामाजिक पाखंड का उद्घाटन भी है। उसमें वासना का रंग चटकीला है, थोड़ा बहुत सामाजिक पाखंड का उद्घाटन भी है। उनकी भाषा सहज है और उनके ऐतिहासिक उपन्यासों में काल दोष पाया जाता है। अब आते हैं बापू गोपाल राम गहमरी। हमने गोस्वामी जी के उपन्यास देख लिया। कुटीरवासिनी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है तो याद रखेंगे कुटीरवासिनी किशोरीलाल गोस्वामी। गोपाल राम गहमरी, जिनका जन्म 1866 में होता है। बापू गोपाल राम गहमरी इस युग के अन्य उल्लेखनीय उपन्यासकार हैं। इन्होंने अनेक जासूसी उपन्यास लिखे, जिसमें भोजपुर का ठग, बड़ा भाई आदि प्रमुख है। प्रसिद्ध कवि पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध और श्री लज्जा राम मेहता ने भी अनेक उपन्यास लिखे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस युग को उपन्यासों का प्रारंभिक दौर समझना चाहिए। किसे? द्विवेदी युग को, जिसमें चरित्र और परिस्थिति में अंतर संघर्ष नगण्य है तथा लेखक का ध्यान घटना व चित्र और मनोरंजन या नीति उपदेश पर है। अब है कहानी। तो आइए कहानी देखते हैं। उपन्यास और कहानी दोनों आधुनिक विधाएं हैं। प्राचीन कथा से इनका मुख्य अंतर घटनाओं और पात्रों के संबंध में है। पहले पात्र का चरित्र प्रारंभ से निश्चित होता था, वह घटना प्रवाह को अपने चरित्र से प्रभावित करता हुआ मोड़ता था। अब चरित्र पहले से निश्चित नहीं होता, वो घटनाओं को सहजात या उनके साथ साथ जन्म लेता रहता है। पूर्व निश्चित का अभाव आधुनिक कथा साहित्य का लक्षण है। डॉक्टर नामवर सिंह के शब्दों में ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नामवर सिंह कहते हैं
कि कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। तो आपसे पूछेगा कि कौन कहता है कि कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, तो नामवर सिंह कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी वह लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है। यह युग कहानियों का भी प्रारंभिक दौर है और इन कहानियों पर भी घटना व चित्र का प्रभाव है। तो हमने देखा घटना व चित्र का भी प्रभाव है। कहाँ थे? एक मिनट रुक जाएंगे आप लोग, थोड़ा कुछ माइक में दिक्कत आ गई है। चलिए, सही हो गया। तो हमने देखा कि यह युग कहानियों का प्रारंभिक दौर है और कहानियों में घटना व चित्र का प्रभाव है। यह अवश्य है कि हिंदी कहानी उपन्यास की अपेक्षा भाव व्यंजकता की ओर प्रारंभ से ही झुकी हुई है। हिंदी कहानियों के दर्शन पहले पहल सरस्वती में हुए। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती सरस्वती में प्रकाशित हुई और शुक्ल जी ने 1900 से 1907 तक प्रकाशित होने वाली 6 कहानियों, याद रखेंगे, इंदुमती, गुलबहार, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, पंडित और पंडितानी तथा दुलाई वाली को हिंदी की प्रारंभिक कहानियां माना है। इंदुमती और गुलबहार के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं और शेष के रचनाकार क्रमशः मास्टर भगवान दास, रामचंद्र शुक्ल, गिरिजादत्त बाजपेयी और बंग महिला श्रीमती राजेंद्र बाला घोष हैं। 11 वर्ष का समय अतीत स्मृति की मार्मिक व्यंजना करती है और बाकी कहानियों में चमत्कारिकता का प्राधान्य है। यह काल लेखकों के एक बारगी कहानी लेखक की ओर झुक पड़ने का काल है। जयशंकर प्रसाद, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह आदि ने इस समय कहानियां लिखना प्रारंभ किया। प्रसाद ने 1911 में ग्राम नामक कहानी अपने मासिक पत्र इंदु में प्रकाशित की और कौशिक की सामाजिक पारिवारिक कहानी रक्षाबंधन 1913 में छपी। राजा राधिका रमण सिंह की प्रसिद्ध कहानी कानों में कंगना 1913 में इंदु में निकली और हास्य रस के लेखक जीपी श्रीवास्तव की पहली कहानी भी 1919 में छपी। हिंदी कहानी सामाजिकता, पारिवारिकता की व्यापक भावभूमि पर प्रतिष्ठित हो रही थी। वह भाव प्रकाशन के लिए केवल घटना व चित्र का सहारा न लेके सामान्य जीवन के चित्रण के माध्यम से भी इसके लिए अंतर्गठित हो रही थी। हिंदी कहानी के इस दौर की उपलब्धि हिंदी के प्रकांड विद्वान पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था है। ये कहानी 1915 की सरस्वती में प्रकाशित हुई और यह भाव और कला दोनों ही दृष्टियों से उत्तम कहानी है। अपने सामान्य जीवन में सामान्य व्यक्ति भी अपने भीतर प्रेम का अक्षय स्रोत किस प्रकार दबाए रहता है, एक मामूली सी घटना व्यक्ति के अंतर्मन में फैलकर उसके जीवन को किसी निर्णायक बिंदु पे ले जा सकती है। प्रेम की सात्विकता मनुष्य को कितनी उच्च भावभूमि पे ले जा सकती है, यह इस कहानी में व्यक्त है। इसमें घटना सहज ऋजु मार्ग पे नहीं चलती, वो वक्र मार्ग पे चलती है, यानी घटनाक्रम कालक्रम पे नहीं मनोभूमि के अनुसार व्यवस्थित है। और शुक्ल जी ने इस कहानी में यथार्थवाद देखा। ये आकस्मिक नहीं कि प्रेमचंद की कहानियां लगभग इसी समय प्रकाशित होने लगी। अब आता है नाटक, द्विवेदी युगीन नाटक। भारतेंदु के उपरांत कुछ समय के लिए हिंदी में मौलिक नाटकों का अभाव रहा।
मौलिक नाटकों की दृष्टि से ये आधुनिक हिंदी साहित्य का सबसे दरिद्र कालखंड है, द्विवेदी युग। किंतु इस बीच विभिन्न भाषाओं से नाटकों का अनुवाद अवश्य बड़े पैमाने पे हुआ। अनुदित नाटक तो लिखे गए द्विवेदी युग में, लेकिन मौलिक नहीं लिखे गए। बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत के नाटकों का हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुए। शेक्सपियर के नाटक रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ और हैमलेट का अनुवाद हुआ। संस्कृत के नाटक मृच्छकटिकम, उत्तर रामचरितम, मालती माधव मालविकाग्निमित्रम का हिंदी अनुवाद लाला सीताराम बीए ने किया। इसी दौर में सत्यनारायण कविरत्न ने उत्तर रामचरित और मालती माधव का अनुवाद किया, जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं। मौलिक नाटककारों में किशोरीलाल गोस्वामी, हरिऔध, शिवनंदन सहाय, राय देवी प्रसाद पूर्ण का नाम लिया जा सकता है, पर ये लोग साहित्य में अपने नाटकों के लिए नहीं बल्कि अन्य विधा की रचनाओं के लिए विख्यात हैं। इससे इस काल में मौलिक नाटकों की स्थिति का पता चल सकता है। किशोरीलाल गोस्वामी के नाटकों में उल्लेखनीय नाम है चौपट चपेट और मयंक मंजरी। ये दोनों नाटक याद रखिएगा गोस्वामी जी का। पहला तो चौपट चपेट प्रहसन है और दूसरा मयंक मंजरी अति सामान्य कोटि का नाटक है। हरिऔध ने भी रुक्मणी परिणय और प्रद्युम्न विजय व्यायोग लिखा। शिवनंदन सहाय का नाटक सुदामा है और पूर्ण जी का नाटक चंद्रकला भानुकुमार है। तो द्विवेदी युग में नाटक ज़्यादा नहीं लिखे गए। अब बात आती है समालोचना की, तो समालोचना देख लेते हैं। समालोचना, तो चलिए समालोचना को देख लेते हैं। भारतेंदु काल में पुस्तक समीक्षा का सूत्रपात हो चुका था। भारतेंदु ने नाटक पे जो निबंध लिखा है उसे समालोचना के अंतर्गत मानना चाहिए। किसी एक ही रचनाकार का गुणदोष दिखाने के लिए हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की हिंदी कालिदास की आलोचना है। याद रखिएगा, ये हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक है। यह कालिदास के ग्रंथों का जो अनुवाद लाला सीताराम बीए ने किया था, उसी की समीक्षा है। द्विवेदी जी ने कालिदास के मूल ग्रंथों पर भी नैषद चरित चर्चा, विक्रमांक देव चरित चर्चा और कालिदास के निरंकुशता पे विचार किया। कालिदास जैसे महान कवि के दोष निकाले जाएं, ये प्रवृत्ति द्विवेदी जी के अभिभूत न होने वाले व्यक्तित्व की सूचक है। इस युग की हिंदी आलोचना का ऐतिहासिक महत्व आधुनिक और रीतिवादी प्रवृत्तियों के द्वंद्व में है। इस युग के सभी आलोचकों को पूरी तरह से रीतिवादी या आधुनिक श्रेणी में रख देना भी उचित नहीं है। मिश्र बंधु, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र रीतिकालीन साहित्य के जानकार थे। उन्होंने हिंदी नवरत्न में देव को ऊंचा स्थान दिया और उन्हें सूर तुलसी के समकक्ष रखा। यह उनकी रीतिवादिता का पता देता है। लेकिन उन्हीं मिश्र बंधुओं ने श्रीधर पाठक की खड़ी बोली की कविताओं का स्वागत भी किया। इसका अर्थ यह हुआ कि मिश्र बंधु सर्वत्र न तो रीतिवादी थे और न आधुनिकतावादी। इस प्रकार द्वंद्व अलग अलग व्यक्तियों में ही नहीं, कभी कभी एक ही व्यक्ति के अंदर भी चल रहा था। रीति विरोधी आलोचना नए विज्ञान के आलोक में विकसित नए जीवन मूल्यों के मानदंड पे साहित्य को तोलती थी, जबकि रीतिवादी आलोचना नायिका भेद, अलंकार आदि की दृष्टि में साहित्य की परीक्षा करती थी। जहाँ विरोध इस द्वंद्व पर नहीं होता था, वहाँ आलोचना का विकास नहीं दिखलाई पड़ा। उदाहरण के लिए देव बड़े के बिहारी, इस झगड़े में जो तुलनात्मक आलोचना दिखाई पड़ी, उससे हिंदी आलोचना का विकास भी हुआ। और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस झगड़े में दोनों पक्ष रीतिवादी थे, इसलिए वे एक ही प्रकार के तर्क देते थे। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र सहृदय थे, किंतु उनके आलोचना मूल्य रीतिवादी ही थे। उन्होंने देव और बिहारी पुस्तक में देव को बिहारी से बड़ा सिद्ध किया है, ध्यान रखेंगे। और इसके उत्तर में लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव लिख के बिहारी को देव से बड़ा सिद्ध किया। देव और बिहारी के विवाद में भाग लेने वाले आलोचकों में पंडित पदम सिंह शर्मा भी थे।
शर्मा जी संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, फारसी और उर्दू साहित्य के मर्मज्ञ थे, इसीलिए तुलनात्मक आलोचना की योग्यता भी उनमें सबसे अधिक थी। तो तुलनात्मक आलोचना के जनक पदम सिंह शर्मा माने जाते हैं। रीतिवादी आलोचक खड़ी बोली में रचित आधुनिक रचनाओं को व्यर्थ और नीरस कहते थे। लाला भगवान दीन को भारत भारती और जयद्रथ वध दोषपूर्ण ही लगे। पदम सिंह शर्मा भी खड़ी बोली काव्य को नीरस और कर्णकटु कहते थे। तो खड़ी बोली को नीरस और कर्णकटु किसने कहा? पदम सिंह शर्मा ने कहा। रीतिवादी आलोचना से यह लाभ अवश्य हुआ कि अनेक प्राचीन कवियों की टीकाएं तैयार हो गई और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी आलोचना से हिंदी रचनाकारों को वस्तु और रूप के प्रयोग की प्रेरणा दी। उन्होंने साहित्य, विशेषतः कविता के महत्व को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने कविता को केवल विलास की सामग्री न मान के लिखा। कविता यदि यथार्थ में कविता है तो संभव नहीं कि उसे सुनकर कुछ असर न हो। कविता से दुनिया में आज तक बड़े बड़े काम हुए हैं। उन्होंने बुरे साहित्य से होने वाली हानियों की भी बात कही है। काव्य के रूप पक्ष के विषय में वे काफ़ी आधुनिक थे। उन्होंने लिखा कि गद्य और पद्य में कविता हो सकती थी। उन्होंने तुक और अनुप्रास को कविता के लिए अनिवार्य नहीं माना। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रीतिवादी साहित्य का विरोध करने के लिए ही नायिका भेद, अलंकार, ब्रजभाषा में काव्य रचना आदि का विरोध किया। उन्होंने साहित्य के लिए सामाजिक हित, प्रकृति सौंदर्य, मानव मनोविज्ञान, यथार्थ आदि को उचित विषय बताया। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने लेखन इसी काल में आरंभ किया था और उनका साहित्य नामक निबंध किसका है? शुक्ल जी का, याद रखिएगा। 1904 में सरस्वती में छपा। तो साहित्य नामक निबंध शुक्ल जी का 1904 में सरस्वती में छपा, किंतु उनके निबंध संकलन और आलोचनात्मक ग्रंथ बाद में प्रकाशित हुए। अब आती है द्विवेदी युगीन कविता। तो इसे हम देखेंगे अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अब हमें जल्दी से इस बुक को ख़त्म करना है, तो अब हम इसे लगातार पढ़ेंगे ताकि हमारा एक बुक तो कंप्लीट हो। तो ज़्यादा नहीं, 6-7 क्लासें और होंगी, ख़त्म हो जाएगा ये। तो चलिए, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जुड़ने के लिए हमसे धन्यवाद।